इट्स अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो आज का जो ये लेक्चर है वो 10th क्लास के लिए है, ठीक है। तो 10th काफ़ी दिनों के बाद में लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो 10th क्लास का जो आज का वीडियो है ये होने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के ऊपर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक लेक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसमें कि नॉर्मल चीज़ें बताई गई हैं कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के प्रॉपर्टीज़, कार्बन की टेट्रावैलेंस, ठीक है। उसके बाद में कैटिनेशन, कैटिनेशन के बाद में और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो उसको आज मैं थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद में जो आगे का होगा कंटेंट वो इसमें कैरी किया जाएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि भाई बोर्ड पे जो लिखा है छोटा छोटा वो दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, हमको पता है तुम लोगों की आंखें बहुत तेज हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि कार्बन क्या है। कार्बन एक ग्रुप 14 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 का मेंबर है। कार्बन के बारे में अगर बात करोगे तो कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल है और ग्रुप 14 का मेंबर है, ठीक है। और इसके फर्स्ट मेंबर, क्योंकि ग्रुप 14 का पहला मेंबर कार्बन ही है, उसके बाद में और भी कई सारे मेंबर आते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टिनलेड वगैरह। तो ये सभी उनके फैमिली के नीचे, यानी कि उस ग्रुप में ही सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब कार्बन की अगर बात करूँ तो कार्बन एक नॉन मेटल है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करोगे तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इनको मैं डिफाइन नहीं करूँगा, मतलब कि इसको मैं राइट नहीं करवाऊंगा, हम सिर्फ एक्चुअली ओरली इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे चीज़ें समझने हैं वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड का यूज़ करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे सारे कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स विच आर एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्बन एंड कंटेन द हाइड्रोजन, सो दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये हो जाएगी, कंपाउंड्स विच कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर केमिकल फॉर्मूलीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एंड इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें और भी कोई आइटम हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह वगैरह, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। कार्बन के साथ में हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन नहीं है तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या CO2 जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन तो है, तो मैं कहूँगा कि इसमें CO2 जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है, ये क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। ऐसा मोस्टली मानते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये एक्चुअली लिविंग बीइंग में होते हैं। लिविंग बीइंग का मतलब या तो प्लांट्स में होंगे या एनिमल में होंगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट मे बी इन प्लांट्स और इट मे बी इन एनिमल्स, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ऑर्गेनिक जो वर्ड है यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वर्ड आया है, ऑर्गेनिक वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज के ऑर्गेनो से बना है, ठीक है। ऑर्गेनो क्या होता है? ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन, ठीक है। यानी कि लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड आता है ऑर्गेनो, वहीं से ये वर्ड लिया गया है ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन। यानी कि जितने भी कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन के बने होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको ऑलरेडी छोटी छोटी चीज़ें पता है। उसके बाद में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके बाद में डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद में अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर चलेंगे। जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सभी को पता है। तो 2 and 4, बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। यानी कि कार्बन हैविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सो इट कैन फॉर्म द 4 बॉन्ड विद द डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, सो दिस इज कॉल्ड द टेट्रावैलेंस, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आता है टेट्रावैलेंस, जो कि बोर्ड में पूछा जाता है कई बार। और दूसरा एक वर्ड आता है कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन भी पूछा जाता है। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन। टेट्रावैलेंस क्या होता है? इन कार्बन आइटम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सो इट कैन फॉर्म द 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाने की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंस कहते हैं, ठीक है। 4 बॉन्ड बना सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन अपने से कई सारे कार्बन के साथ जुड़ने की प्रॉपर्टी रखता है, उसकी एक प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। सो कार्बन हैविंग द एबिलिटी टू ज्वाइन विद द नंबर ऑफ द कार्बन अप टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। So this property is actually called as catenation and catenation is actually a self combination property, यानी कि कार्बन जो होता है वो कई सारे कार्बन से जुड़ने की टेंडेंसी रखता है और एक लार्ज 3D नेटवर्क बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 बॉन्ड ही बनाएगा, लेकिन इसके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, मतलब कि उसके कई सारे कार्बन से जुड़े होने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ कि बोर्ड पे सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्लियर दिख रहा है। छोटा है थोड़ा सा, बट आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, जूम कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे कैटिनेशन और टेट्रावैलेंस आपको पता चल गया है। तो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंस तो हमको पता है, उसके बाद में हमको और भी कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंस के बाद में हम लोगों को क्या पढ़ना है, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, है ना।
अब सबसे पहली बात तो एलोट्रॉप क्या होते हैं? ऑल दो सब्सटेंसेस विच हैविंग द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो ये एलोट्रॉप्स की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। तो एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन आपको पता ही है ऑलरेडी। अब क्या होता है कि जो कार्बन होता है उसके 3 एलोट्रॉप होते हैं, ठीक है। एक तो होता है ग्रेफाइट, ओके, एक होता है डायमंड और एक होता है बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलेरिन। इन तीनों को हमें पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो बकमिंस्टर फुलेरिन, ओके। ग्रेफाइट की अगर बात करो तो ग्रेफाइट ये सभी क्या है, कार्बन ही होते हैं, ये सभी कार्बन के ही फॉर्म हैं, बट इनको ये दिखते अलग अलग है। जैसे ग्रेफाइट ब्लैक दिखता है, डायमंड ट्रांसपेरेंट वाइट दिखता है, बकमिंस्टर भी ब्लैकिश टाइप का दिखता है। तो इन सभी को बाहर से देखने पे तो अलग अलग लगेंगे, लेकिन इनकी केमिकल रिएक्शन सभी की एक ही जैसी होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। अब ग्रेफाइट की अगर बात करोगे तो ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ द कार्बन एंड विच इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट क्या है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है एंड ग्रेफाइट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से ग्रेफाइट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन जो है सराउंडिंग के 3 कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा और हर एक कार्बन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जब स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, तो बुक में आप देखना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि कोई ना कोई कार्बन जो है, हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसमें क्या होता है इस सिचुएशन में कि हर एक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा थोड़ा बहुत, इसीलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन बहुत ही थोड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बैड कंडक्टर होता है बिकॉज इट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद में ग्रेफाइट के यूजेस क्या होते हैं, ग्रेफाइट इज एक्चुअली एलोट्रॉप तो होता है। अब ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की वजह से इट कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसका यूज इलेक्ट्रोड की फॉर्म में करते हैं। जैसे आप सेल वगैरह होते हैं, सेल में एक ब्लैक रॉड पड़ी होती है अंदर की तरफ, तो वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करोगे ग्रेफाइट का दूसरा यूज क्या है, तो दूसरा यूज ये है पेंसिल टिप्स, पेंसिल में यूज होता है, पेंसिल में भी ग्रेफाइट होता है। दूसरा क्या है और क्या हो सकता है, ग्रेफाइट का यूज जो है लुब्रिकेंट की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो लुब्रिकेंट में भी होता है, पेंसिल में भी होता है, पेंसिल में होता है, इलेक्ट्रोड की तरह भी इसका यूज करते हैं। और तीसरा इसका यूज जो है लुब्रिकेंट की तरह भी किया जाता है। अब लुब्रिकेंट का मतलब होता है कि जो सरफेस को स्मूथ कर दे, जैसे कि मोबिल ऑयल होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे जो मशीन वर्क करती है उसमें ये लुब्रिकेंट की फॉर्म में किया जाता है, क्योंकि ये इवेपोरेट नहीं होता है। अगर मोबिल ऑयल डाल देंगे तो मोबिल ऑयल इवेपोरेट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, जिससे कि सारे मोबिल ऑयल इवेपोरेट हो जाएगा, तो जितने भी उसके अंदर के पार्ट्स हैं वो सब सीज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करोगे डायमंड की। अब क्या होता है कि ये जो ग्रेफाइट है ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से काफ़ी सॉफ्ट होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। डायमंड की अगर बात करोगे तो डायमंड इज ऑल्सो एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन इन विच ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद द 4 डिफरेंट कार्बन एंड फॉर्म अ लार्ज 3D नेटवर्क विच मेक्स द डायमंड वेरी हार्ड, है ना। जिससे कि हर एक डायमंड, मतलब डायमंड जो होगा वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा, और क्योंकि इसमें हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होगा, यानी कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। यानी कि हर एक कार्बन जो है 4 कार्बन से अटैच होकर के एक बहुत बड़ा 3D स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डायमंड कहेंगे। और डायमंड इसी की वजह से ड्यू टू वेरी हाई डेंस बॉन्डिंग, ड्यू टू हाई डेंस बॉन्डिंग, बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से या हाई होने की वजह से ये जो आपका डायमंड है वो काफ़ी एक्सट्रीमली हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसके जो MP एंड BP हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो डायमंड है वो ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट टाइप का दिखता है, जो कि आपको जानते हैं सभी लोग। उसके बाद में जो डायमंड है वो एक इंसुलेटर है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिलते हैं कार्बन पे, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अब इसके यूजेस क्या हैं, डायमंड का यूज़ जो होता है वो ज्वेलरी बनाने में किया जाता है और आई कैटरैक्ट के ऑपरेशन में किया जाता है, ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह करते हैं। ग्लास को कट करने में किया जाता है। तो ये सभी दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ द डायमंड, ये हम लोग मोस्टली देख सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दीज एलोट्रॉप इज दैट स्ट्रक्चर एंड 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन की। तो बकमिंस्टर फुलेरिन की अगर बात करोगे तो बकमिंस्टर फुलेरिन में भी एक कार्बन जो है 4 कार्बन से अटैच रहता है, लेकिन क्या होता है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सॉकर बॉल लाइक केज स्ट्रक्चर में और अटैच होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बकमिंस्टर फुलेरिन में हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर जो है ना उनका सॉकर बॉल लाइक हो जाता है। इस सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही ये दूसरी तरीके के फॉर्म दिखते हैं, इसको इन्होंने बकमिंस्टर फुलेरिन कहा है, ठीक है।
तो बकमिंस्टर फुलरिन में भी हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होगा, बट इसमें मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 60 होने चाहिए। सो 60 कार्बन होने पर ही बकमिंस्टर फुलरिन कहा जाएगा। इस तरीके से एक नया एलोट्रॉप जो है इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरा क्या है कि जो बकमिंस्टर फुलरिन है उसमें हेक्सागोनल रिंग और पेंटागोनल रिंग बनती हैं, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएंगे कि कितनी हेक्सागोनल रिंग बनती हैं और कितनी पेंटागोनल रिंग बनती हैं बकमिंस्टर फुलरिन में, ठीक है। हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स जो हैं बकमिंस्टर फुलरिन में कितनी कितनी बनती हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एलोट्रॉप्स के बारे में तो ये बात खत्म कर ली, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि आगे का क्या मामला इसमें रहता है। ओके, अब आगे जो है हम लोग चलते हैं कि जब इतना सारा हो गया है उसके बाद में हम लोग चलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप के ऊपर, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप होते हैं। मोस्टली आपकी बुक में 5 टाइप लिखे होंगे या 6 टाइप। सबसे पहले होते हैं हेलो एल्केन, यानी कि हेलो एल्केन को बोल दो, ठीक है। दूसरा होते हैं एल्कोहल, ठीक है। तीसरे होते हैं एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं और कीटोन भी होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप जो आई होप आपको पता होने चाहिए, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और कुछ आई थिंक 10th के लेवल पे नहीं रह गया होगा, अगर होगा तो बता दिया जाएगा। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन रह गए। हाइड्रोकार्बन भी होता है जो कि इसमें पहला ही टॉपिक होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और भी कई सारे होते हैं, एमाइड्स होते हैं और नाइट्राइल्स होते हैं, बट आपके इसमें सिलेबस में इतना नहीं है। तो हमें क्या करना है कि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये होती है कि यहाँ पे एक वर्ड आता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दूसरा आता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ एटम या एटम जो किसी भी एक स्पेसिफिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को बताते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप आर द एटम और द ग्रुप ऑफ द एटम विच इंडिकेट्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर हाइड्रोकार्बन है, क्या है। तो वो सब इन सब चीज़ों के बारे में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके बारे में जो चीज़ बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, और फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हेलो एल्केन्स होते हैं। अगर हमारा कभी भी एल्केन होते हैं एक सिंगल बॉन्ड वाले, तो एल्केन का कभी भी एक हाइड्रोजन हट करके कोई हेलोजन लग जाए। हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सभी को हेलोजन्स बोलते हैं। तो अगर कभी भी ये कोई आइटम लग जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जाकर के, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड पे जाकर के कोई ये लग जाए तो उसको हम लोग हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है कि जैसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। अगर कभी COOH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और अगर C11O ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे कीटोन कहेंगे। और अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की अगर बात करोगे तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर एक्चुअली मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, सो दीज आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करोगे तो इनको कैसे लिखेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे कोई हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा कोई हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड जिसमें कि सिर्फ सब जगह सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज एल्केन्स, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। एंड एल्केन्स हैविंग द जनरल फॉर्मूला, इनका अब इन्हें पहचानें कैसे, पहचानने का कोई तरीका होता होगा, हमें 50 दे दिए गए, हमसे पूछा कि भाई कौन सा एल्केन है, तो हम पहचाने कैसे, कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जनरल फार्मूला एल्केन को पहचानने के लिए कि एल्केन है या क्या नहीं है, CnH2n+2, ठीक है। CnH2n+2 जो होता है वो जनरल फार्मूला होता है एल्केन्स को पहचानने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे एल्केन्स के नाम के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने कार्बन होंगे उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो कार्बन कम से कम कितने होंगे, सबसे लोएस्ट नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से कम तो कुछ होता नहीं है। तो सबसे कम नंबर का अगर एल्केन निकालेंगे तो सबसे कम नंबर का जो एल्केन आएगा उसका फॉर्मूला CH4 निकलेगा। उसके बाद में C2H6 निकलेगा, क्यों, क्योंकि 2 2 4 + 2
2 2 4 + 2 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो C2H6 निकलेगा। उसके बाद में 3 2 6 + 2 8 हो जाएगा, 4 2 8 + 2 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी हाइड्रोकार्बन से क्या निकल आएंगे, फॉर्मूला निकल आएंगे कि भाई इतना 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 होगा, ठीक है। एल्केन्स में ये सभी क्या है, एल्केन्स हैं। कैसे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो इन सभी में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एल्केन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कार्बन है इसको बनाएंगे कितना, CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले CH4 में क्या होगा, कार्बन होगा, कार्बन बीच में होगा, हाइड्रोजन इधर होगा, और ऐसे ही इधर हाइड्रोजन होगा, ऐसे ही इधर हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसके पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या करना है कि इन सभी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ठीक है, और कार्बन के पास 4 होते हैं, तो इन सभी को एक एक ये डोनेट करेगा, क्योंकि इसको सभी के साथ बॉन्ड बनाना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराने हैं तुम्हें, और ऑक्सीजन जो कार्बन है सॉरी इसके 8 कराने हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ये जो हमने इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने अभी CH4 का बनाया, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, CH4 में 4 हाइड्रोजन लगे हैं, मतलब कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगेंगे, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसका आप अपने आप बना सकते हो, इसका बना दूंगा, ठीक है। कैसे बनाओगे, 3 कार्बन है इसमें, तो 3 कार्बन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 कार्बन बनाने पड़ेंगे। उसके बाद जो टर्मिनल वाला हाइड्रोजन है इसके पास 3 बॉन्ड। अब क्योंकि हमें पता है कि ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें सभी के बीच क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसके पास भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसके पास भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब इन सभी के पास सिंगल बॉन्ड बनेगा तो इसके बाद हमें क्या करना है, हाइड्रोजन दिखा देना है, हाइड्रोजन दे देना सबको। तो जब एक बॉन्ड इधर बना लेगा तो 3 बॉन्ड इधर बनाएगा, ठीक है। तो 3 बॉन्ड के साथ में हमें क्या दिखा देना है, हमें इसके इलेक्ट्रॉन दिखा देने हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दिखाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दिखाने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे शो कर देना है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बना चुका है, एक इधर बनाएगा एक इधर बनाएगा, 2 बचे तो 2 हाइड्रोजन दे देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में 2 हाइड्रोजन दे दिए, उसके बाद में देखो ये बॉन्ड इधर बनाएगा, 3 बॉन्ड बचे हैं, तो इसके अंदर 3 हाइड्रोजन इसको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ये देखेंगे, मतलब जज कर लेंगे कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है। अलजेब्रा फॉर्म में कुछ नहीं चलेगा, जहाँ मन हुआ वहाँ इलेक्ट्रॉन दे दोगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शो कर देने, इसका 2 इलेक्ट्रॉन करना है, और उसके बाद इसके 8 कराने, तो अपने पड़ोसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे शेयर हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 3 हाइड्रोजन इसके पास हो जाएंगे, इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और लास्ट में ये वाला जो कार्बन होगा इसके पास भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले जितने भी एटम लगे हुए हैं, सबसे पहले तो तुम्हें ये पहचानना है कि उसमें है क्या, सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, क्या है। सिंगल बॉन्ड है तो सभी जगह तो एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा देना है शेयर करके कार्बन कार्बन के बीच में। उसके बाद जो बचे हुए हैं उन सभी को हाइड्रोजन की वैलेंसी के साथ पूरा कर देना है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, C4H10 का बनाओगे, C2H6 का बना लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन के बारे में। उसके बाद में जो सैचुरेटेड के बाद में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब ये भी 2 टाइप के होंगे, या तो डबल बॉन्ड वाला होगा या ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। तो अगर डबल बॉन्ड वाला होगा कोई हाइड्रोकार्बन तो उनको हम क्या कहेंगे, एल्कीन्स। दूसरे क्या कहते हैं, एल्काइंस। डेफिनेशन की अगर बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगी, ऑल दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैविंग द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सो दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एक्चुअली 2 टाइप, एल्कीन एंड एल्काइंस, ठीक है। एल्कीन और एल्काइंस में क्या होगा, एल्कीन कौन से होंगे, ऐसे सारे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कि डबल बॉन्ड होगा उनको हम एल्कीन कहेंगे, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाले एल्कीन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन होते हैं। उसके बाद में ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, एल्कीन्स होते हैं, एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस होते हैं। पहचानेंगे कैसे, जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच हैविंग द डबल बॉन्ड एंड हैविंग द जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n होगा, ठीक है। और CnH2n का मतलब कि कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन होंगे। अब डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा, तो सबसे छोटा मेंबर इसमें क्या होगा, 2 कार्बन वाला होगा। तो C2H6 इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन फैमिली, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, C3H6, C4H10, C4H8, C5H10। ये सभी क्या है, एल्कीन के मेंबर्स हैं। अब इन सभी के नाम क्या हो जाएंगे, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। एल्काइन में क्या लिखोगे, एल्काइंस में क्या लिखेंगे, दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन द ट्रिपल बॉन्ड, दीज आर कॉल्ड दी एल्काइंस, ठीक है। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला CnH2n -2 होता है, ठीक है। इनके लिए भी सबसे छोटा मेंबर 2 कार्बन का होता है, तो C2H2 होता है, C3H4 हो जाएगा, C4H6 हो जाएगा, और C5H8 हो जाएगा। इसमें क्या है कि डबल से 2 कम होते हैं, इसमें डबल होते हैं, और एल्केन में डबल से 2 ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब इनका एक स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे
इसमें क्या है, मान लो प्रोपीन ले लिया, तो प्रोपीन में हमें कैसे पता चला कि इस वाले स्ट्रक्चर में इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कार्बन कार्बन कार्बन, एक डबल बॉन्ड मेरा मन है कि मैं यहाँ वाले में बना दूंगा, तो इस वाले कार्बन के दो दिखा देना है। अब इसके जब यहाँ 2 बॉन्ड बन जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे इसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन इधर दे देंगे। इस वाले कार्बन को देखो तो इधर 2 बॉन्ड बन जाएंगे और इधर इसके साथ एक बॉन्ड बनेगा, है ना। तो एक बॉन्ड जब बन गया, 2 बन गया, तो इसके पास एक ही बचेगा बॉन्ड, तो एक बॉन्ड के लिए इसको एक दिखा देंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे इस वाले के साथ यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। 3 बॉन्ड बनेंगे इधर, तो यहाँ पे तुम्हें दिखा देना है, ठीक है। कुछ ऐसा इस तरीके से, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे सभी के, हाइड्रोजन 2 ही ले सकता है भैया। उसके बाद में इसके दिखाने तुम्हें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके तुम्हें भी 8 दिखाना है, तो इसके भी 8 हो जाएंगे, और इस पड़ोसी के भी तुम्हें 8 ही दिखाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन के क्या आएगा, इसका स्ट्रक्चर बन के आएगा, ये 3 हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड है CH और ये H, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर कुछ ये बन के आया है, दिस इज प्रोपीन एक्चुअली। इस तरीके से इनमें से आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक डबल बॉन्ड के लिए हमेशा एक कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा देने हैं, बाकी सभी को हाइड्रोजन बांट देने हैं। उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दोगे और सभी को हाइड्रोजन बांट देने, ठीक है। तो ये सब हाइड्रोकार्बन के बारे में हो गया है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, एल्कीन, एल्काइन क्या होती हैं, एल्केन क्या होते हैं, तो ये सब आपको पता चल गया है बढ़िया से, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, अपनी कहानी बढ़ाते हैं। हाइड्रोकार्बन के बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल की अगर बात करोगे तो फंक्शनल ग्रुप आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं। तो ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। तो एल्कोहल की डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन द हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप, सो दीज आर कॉल्ड द एल्कोहल्स। एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल इज एक कार्बन वाला एल्कोहल जिसको हम लोग CH3OH कहते हैं। दूसरा है 2 कार्बन वाला एल्कोहल जिसको हम लोग एथेनॉल कहते हैं। पहला मेथेनॉल हो जाएगा, तीसरा प्रोपेनॉल हो जाएगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कोहल एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड हो जाएंगे। एल्कोहल में भी कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है, व्हाट इज एब्सोल्यूट एल्कोहल, ठीक है। एब्सोल्यूट एल्कोहल की अगर डेफिनेशन बताओगे, सो 100% प्योर एथेनॉल और 100% प्योर एल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एल्कोहल, ठीक है। सो दिस इज एब्सोल्यूट एल्कोहल, ओके। जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पे हम लोग एल्कोहल के बारे में बात कर रहे थे। तो एल्कोहल क्या होता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट एल्कोहल एक टर्म आया है। एब्सोल्यूट एल्कोहल की अगर बात करो तो एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है कि 100% प्योर एथेनॉल विच डू नॉट कंटेन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ एल्कोहल वाटर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एल्कोहल। यानी कि 100% प्योर जो एल्कोहल होता है, एथेनॉल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल, ठीक है। तो 100% प्योर एथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एल्कोहल। उसके बाद में एक टर्म होता है रेक्टिफाइड स्प्रिट, ठीक है। रेक्टिफाइड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट की अगर बात करोगे तो रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या होता है कि आप जो 95% एथेनॉल होता है, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्प्रिट, ठीक है। उसके बाद में एक वर्ड होता है डीनेचर्ड एल्कोहल। डीनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है, डीनेचर्ड एल्कोहल मीन्स व्हेन द पॉइजनस सब्सटेंस लाइक कॉपर सल्फेट, मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल और पिरिडीन, ठीक है, इनमें से कुछ भी अगर ऐड कर दिया जाता है एथेनॉल में, तो जो एथेनॉल होता है वो पीने के लायक नहीं रहता है, पॉइजनस हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचर्ड एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एल्कोहल के बारे में जो पॉइंट्स थे और जो उसके बारे में था वो सारा पढ़ लिया है। IUPAC का वेट है तो बाद में आएगी अभी। उसके बाद में अगर बात करोगे एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन द कार्बोनिल इट्स एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेंबर जो होता है HCHO होता है, ठीक है। सेकेंड जो होता है CH3CHO होता है। थर्ड में ये लगा सकते हो। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं, ये सब एग्जांपल हैं एल्डिहाइड के, ठीक है। तो एल्डिहाइड की खास बात ही होती है। अब एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बॉन्ड ऐसा है, डबल बॉन्ड और ये H। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो आप पहचान लेना कि ये एल्डिहाइड ही है, ठीक है। दिस इज व्हाट समवन लाइक दिस, ठीक है। सो ये एल्डिहाइड्स होते हैं। एल्डिहाइड में एक वर्ड आता है फॉर्मेलिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज फॉर्मेलिन। सो फॉर्मेलिन इज व्हाट, formalin means 95%, 90 to 95% aqueous solution of the formaldehyde is called formalin, which is used in biology lab to prevent the specimens। तो specimens में जो लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड में जो स्पेसिमेन पड़े होते हैं उसको फॉर्मेलिन ही कहते हैं, और ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है 95% के आसपास, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करोगे तो यहाँ पे आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सो दीज आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आप याद रखें इसको, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ऐसे पूछ लेता है, तो आप सोचेंगे इसमें अल्कोहल भी है, कीटोन भी है, तो क्या होगा? तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है उसको हम कहते हैं HCOOH, दूसरा जो मेंबर होता है CH3COOH होता है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तो हमने ये देखा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें COOH ग्रुप होता है। तो इसमें फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। IUPAC जब नेमिंग करेंगे तो इसको मेथेनोइक एसिड और इसको एथेनोइक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पे अगर एक बात करें तो यहाँ पे विनेगर वर्ड आता है। विनेगर वर्ड की अगर बात करोगे तो 4 to 8% एक्वस सोल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दीज ऑल आर एक्चुअली आस्क्ड इन मल्टीपल टाइम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, उसके बाद में कीटोन आता है। कीटोन की अगर बात करोगे तो कीटोन आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, एंड दीज आर मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो है ही। ठीक है, उसके बाद में द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द कीटोन इज एसीटोन। सबसे छोटा जो कीटोन होता है वो 3 कार्बन का होता है, इससे छोटा कोई कीटोन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में कीटोन कोई भी हो सकता है, कितने कार्बन का भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 कार्बन का कीटोन ही पॉसिबल है, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जो कि नेल पॉलिश रिमूवर में यूज़ होता है। ठीक है, तो इतना सारा ज्ञान जो है हम ले चुके हैं भैया, और इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं अपना IUPAC। और तब तक के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं IUPAC बनाऊंगा, उसके बाद मैं वीडियो क्या और बनाऊंगा, उसमें होगा हम लोगों की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।